बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसके लिए जो मैंने अपने आगे भी बताया कि रोड मैप की ज़रूरत होती है। अगर आपका रोड मैप ही सही नहीं है, इफ़ यू डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम अ वेरी गुड कंसल्टेंट, देन योर होल रोड मैप विल बी माइट बी रॉन्ग। ऐसा नहीं है सर कि हमेशा कंसल्टेंट आधा पैसा आपका वर्किंग कैपिटल खा जाता है। वो आपका आधा पैसा बचाएगा भी सही, आपको किस तरह से वो पैसे को आपको यूज़ करना है उसका भी गाइडेंस देगा। अगर एक स्टार्टअप के पास मात्र 10 लाख रुपए है, एक गृह उद्योग चलाना चाहता है, तो क्या सर्वस्व कंसल्टेंट उसको कंसल्ट करेगा? एवरी एंटरप्रेन्योर इज अवर क्लाइंट सर। हम वो नहीं देखते कि ये छोटा क्लाइंट है कि बड़ा क्लाइंट है, वो उसको हम भेदभाव नहीं करते। अगर 10 लाख में अगर वो पहले साल में अगर वो 25 लाख का टर्नओवर कर रहा है या 30 लाख का कर रहा है, तो उसको हम अपने को 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक कैसे ले जाना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस रोड मैप वी आर गोइंग टू डिजाइन फॉर हिम। तो वेलकम टू द टॉक विद नीरव। आज एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए आज हम टॉपिक लाए हैं इनकम टैक्स, अकाउंट मैनेजमेंट, जीएसटी और ओवरऑल बिजनेस को किस तरह से फाइनेंशियली मैनेज किया जा सकता है। तो आज हम सर्वस्व एसोसिएट के एक्सपीरियंस कंसल्टेंट से बात करेंगे जिनका नाम है मनन शाह। सो वेलकम मिस्टर मनन। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर शो। सो आज हमारे एमएसएमईज और स्टार्टअपियंस जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक पहली चीज़ होती है कि कोई स्टार्टअप या बिजनेस करना होता है, तो उसे किस तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए स्टार्टअप्स के लिए? बिजनेस स्टार्टअप इंडिया में अगर आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है सर, सो यू नीड टू डिफाइन द स्ट्रेटेजी फर्स्ट। व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टार्टअप योर बिजनेस, देयर मस्ट बी ए रोड मैप। अगर वो आपका रोड मैप आपका बिजनेस का अगर वो स्ट्रेटेजाइज नहीं है, तो you cannot survive more in this market because this is a very competitive market. So first you need to do, you need to define your strategies. There must be a vision. What is your business vision, mission and goal? These three things are very important that you need to be defined on the for planning a business, sir. उसके सिवा मनन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फाइनेंशियली कोई एक बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो उसे फाइनेंशियली फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? जब हम बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसके लिए वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि हमारा टारगेट कस्टमर क्या रहेगा, और हमको ये जो मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके आ रहा है उसका डिमांड कितना है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे कि हमको कितना फंड लेके आना है। सो वेदर वी हैव आवर ओन फंड, shall we need to borrow or we need to capture some investor or any financial institutions? उसके साथ साथ मनन जी, कई बार ऐसा होता है कि एक स्टार्टअपियंस के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड होता है, या तो उसका खुद का बोरोइंग होता है या तो बूटस्ट्रैप होता है मोस्टली। सो आपके हिसाब से शुरुआत के दिनों के अंदर बोरोइंग और लायबिलिटी वो एक स्टार्टअपियन के लिए हर्डल हो सकता है या विन विन सिचुएशन हो सकता है? व्हाट यू से? अभी कैसा हुआ है कि अभी स्टार्टअप गवर्नमेंट ने रखा ही इसके लिए है कि जिसके पास अपना खुद का उतना पैसा नहीं है, सो दे कैन कम टू द ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, सो यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू सबमिट योर प्लान एंड दे विल रेज फंड फॉर यू। सो दिस इज कॉल्ड एज ए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। सो गवर्नमेंट में भी जैसे अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, आप अपना प्रपोजल सबमिट करो तो वहाँ से भी आपको फाइनेंस मिल सकता है। जैसे सिडबी है जो बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही है इसके ऊपर, तो वो भी आपको सपोर्ट करेगी। मनन भाई, मैंने एक चीज़ देखा है कि इंडिया के अंदर कंसल्टेंसीज तो काफ़ी सारी है जो इस टाइप के बिजनेस को सपोर्ट करना चाहती है, बट आज कंसल्टेंसी खुद ही एक बिजनेस हो गई है। सो मैं ये चाहता हूँ कि सर्वस्व एसोसिएट किस तरह से अलग है, बिकॉज एक यंग एंटरप्रेन्योर जब अपना पहला कदम रखता है तो उसके पास एक मिनिमम बजट होता है, तो उसको पहले तो ये डर लगता है कि ये कंसल्टेंसी ही मेरा आधा वर्किंग कैपिटल ना खा जाए। नहीं सर, अब आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसके लिए जो मैंने अपने आगे भी बताया कि रोड मैप की ज़रूरत होती है। अगर आपका रोड मैप ही सही नहीं है, इफ़ यू डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम अ वेरी गुड कंसल्टेंट, देन योर होल रोड मैप विल बी माइट बी रॉन्ग। ऐसा नहीं है सर कि हमेशा कंसल्टेंट आधा पैसा आपका वर्किंग कैपिटल खा जाता है। वो आपका आधा पैसा बचाएगा भी सही, आपको किस तरह से वो पैसे को आपको यूज़ करना है उसका भी गाइडेंस देगा। एक स्टार्टअपियन
किस तरह से आज समझ लो कि पूरा इंडिया है, आज समझ लो कि हर एक सिटी में और हर एक टाउन के अंदर ऐसे कंसल्टेंट्स या सीए या अलग अलग इस तरह से सोर्सेस होते हैं। तो आपने देखा होगा कि गांव खेड़ों में तो छोटी छोटी शॉप लेके भी लोग बैठे हुए हैं। तो हाउ कैन अ रूरल एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई और जज कि ये कंसल्टेंसी मेरे लिए बेहतर है? वो ऐसे कौन से 5 से 6 बुलेट पॉइंट बता दीजिए जिससे कि एक आम स्टार्टअपियन कंसल्टेंसी को चूज करने में उसके लिए इजी रहे कि नहीं ये योग्य जगह है। अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको आदमियों की पहचान की तो आवश्यकता आपको पहले करनी पड़ेगी सर, समझ लीजिए। तो ये इसी का ही पार्ट है। तो इससे ही उसको 2-3 जगह पे वो जाएगा, वो उसके कन्वर्जेशन से उसको भी पता चलेगा कि वो कौन सा कंसल्टेंट उसको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, किस तरह से सही से गाइड कर रहा है। और बाकी फीस तो जो रहा सर, वो उसके ऊपर तो मैं कुछ डिफाइन नहीं कर सकता, वो तो। दूसरा, क्या एक जब कोई स्टार्टअपियन जब कंसल्टेंट के पास जाता है तो क्या उसको वो कंसल्टेंसी को उसके पर्टिकुलर बिजनेस का अनुभव है या नहीं, वो उसको होना चाहिए मालूम, या आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से इट्स रूट एनालिसिस, और वो होना ही चाहिए सर। वो अगर उसके बिजनेस का नॉलेज अगर वो कंसल्टेंट को नहीं है, हाँ ठीक है, वो अगर सिंपली रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म के लिए जा रहा है या जो अपना लीगलाइज जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए जा रहा है, कंपनी फॉर्म के लिए जा रहा है, जीएसटी सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहा है, तो देन इट्स ओके। तो यू नो डोंट नीड एनी एक्सपर्टाइज इन दिस। बट टू रन अ बिजनेस, जैसे हमारा बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग बात किया, तो उसके लिए वो बिजनेस के रिगार्डिंग अगर वो कंसल्टेंट को नॉलेज नहीं है तो वो उसको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएगा। इंडिया के अंदर एक बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो उसे कौन से स्ट्रक्चर से जाना चाहिए, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, उसका किस तरह से? क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या है कि इंडिया में एक मिथ है कि प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी है तो ही आपका प्रोफाइल दिखेगा, ये वो। तो उसमें कई बार हमने देखा है कि कंसल्टेंट्स भी ऐसा बोलते हैं। तो उससे क्या है कि उसकी मैनेजमेंट फीस ही उतनी चली जाती है और जितना उसका टर्नओवर ना हो। In India, sir, there are 3 structure. Basically, this is a proprietorship firm, partnership firm, and company. In partnership firm, there is a simple partnership firm, and second one is LLP. That is called a limited liability partnership. And the third one is a company. There is a private limited company. You can go for it, or you can go for a public limited company. So उसमें सर ऐसा है कि अगर आपके बिजनेस की रीच कैसी है, अगर आपको ऐसा माइंडसेट है कि पूरा बिजनेस मुझे ही कंट्रोल करना है, तो यू कैन गो फॉर अ प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि आपका उसमें या पार्टनरशिप में, तो सर पार्टनरशिप में सबके साथ मिलजुल के रहना पड़ता है, ये वो सब, वो आपको एरिया आपको डिफाइन कर देना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको जाना है। सो अगर आपको पूरा कंट्रोल ही बिजनेस आपको करना है तो यू कैन गो फॉर प्रोप्राइटरशिप। उसमें उतना लीगल एक्सपेंसेस भी नहीं आता है, तो इट्स ईज फॉर द डूइंग बिजनेस। अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो आई सजेस्ट यू गो फॉर अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, एंड इफ योर बिजनेस गोइंग वेल देन यू गो फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप लाइक दैट। दूसरा, ये पूरे इंडिया में आज की तारीख में जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री और सब चीज़ों में, और भारत आज जीएसटी से लेके सब चीज़ों में इतना हाइपर एक्टिव हो गया है, आपने देखा होगा। तो हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक बुक कीपिंग एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। सो आप मनन जी बताइए कि व्हाट इज़ बुक कीपिंग एक जनरल एंटरप्रेन्योर के लिए? सर, बुक कीपिंग इज नथिंग जस्ट टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर रिकॉर्ड्स। अभी इंडिया में इतना कॉम्प्लायंसिस बढ़ गया है ना सर, तो यू हैव टू मेंटेन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेशन। आपको कब पता नहीं 3-4 साल के बाद कौन से साल की नोटिस आ जाएगी और फिर आपको बोलेगा कि इतने इतने डॉक्यूमेंट लेके प्रेजेंट कर दीजिए या अपलोड कर दीजिए साइट पे। सो यू नीड टू मेंटेन ऑल योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स either by way of digitally or physically. So there are right now so many softwares, or you can maintain all the records in digital way. कि अगर कोई स्टार्टअप के पास ना अकाउंटेंट है इन हाउस, वो अकेले बिजनेस कर रहा है, वो बुक कीपिंग रखना है, तो वो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है कि जो वो खुद चला सकता है इन इजी वे? हाँ सर, गवर्नमेंट ने भी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है सर, वो व्यापार करके सॉफ्टवेयर है। तो उसमें वो अपने आप को इजीली, इसे हैंडी, so you have to install the app and you have to log in, put your GST number or the formal details and start raising the bills.
सो वो हो सकता है सर। और उसके अंदर बुक कीपिंग्स और वो बुक सब कीपिंग भी सर, बुक कीपिंग के लिए उसको अलग से मेंटेन करना पड़ेगा, वो उसमें नहीं हो पाएगा। यू नीड टू मेंटेन द फाइल्स एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड्स। मनन जी, मैं आपको एज अ कंसल्टेंट अगर मैं ये पूछूं कि सर्वस्व कंसल्टेंट क्या सजेस्ट करेगा अगर एक स्टार्टअपियंस के पास मात्र 10 लाख रुपए है और वो समझ लो कि एक गृह उद्योग चलाना चाहता है, तो क्या सर्वस्व कंसल्टेंट उसको कंसल्ट करेगा? श्योर सर, फॉर अस एवरी एंटरप्रेन्योर इज अवर क्लाइंट सर। हम वो नहीं देखते कि ये छोटा क्लाइंट है कि बड़ा क्लाइंट है, वो उसको हम भेदभाव नहीं करते, कोई भी कंसल्टेंट नहीं करेगा मेरे हिसाब से। तो वो अगर 10 लाख का भी उसके पास बजट है, वो गृह उद्योग चलाना चाहता है, तो वी श्योरली सपोर्ट हिम। और मनन भाई, क्या सर्वस्व कंसल्टेंट रेगुलर उन आपके पास यानी कि कंसल्टेंसी के पास ऐसे ह्यूमन रिसोर्स है जो एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करे या वो ही गृह उद्योग के बंदे को डेवलप करे? तो वैसी भी एक यू कैन से साइकोलॉजी ऑफ द एंटरप्रेन्योर आप उनको हेल्प करते हो? जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स है या जितने भी है, तो उनको एनकरेज करने के लिए ही तो हम बैठे हैं सर। अगर उनको गृह उद्योग में आगे जाना है तो सो वी हैव वेरी एम्पल लाइन सो वेयर दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस इनिशियली। तो वो उसको अगर 10 लाख में, अगर वो पहले साल में अगर वो 25 लाख का टर्नओवर कर रहा है या 30 लाख का कर रहा है, तो उसको हम अपने को 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक कैसे ले जाना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस रोड मैप वी आर गोइंग टू डिजाइन फॉर हिम। So, on a periodical basis, we are going to guide them very thoroughly so that he can also see when a young entrepreneur comes into business, he doesn't know this compliances part. So, what our role is to focus him on the business part only, to focus on the business only. The rest of the part take care by us. So he will rest assured about all these compliances and he can only focus on the business. So this is a win-win situation for both of us. तो मनन जी, ये जो स्टार्टअपियंस का हर एक का एक सपना होता है कि मुझे इंडिया में आईपीओ लाना है, तो ही मैं बिजनेसमैन गिनाऊंगा। तो किस तरह से ये पूरा जर्नी रहता है, एक स्टार्टअप जर्नी से लेके आईपीओ तक? सर, स्टार्टअप के हर एक स्टार्टअप वाले को अगर आईपीओ के लिए जाना है तो फर्स्ट दे नीड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड देन आफ्टर दे हैव टू कन्वर्ट देम इनटू अ लिमिटेड कंपनी। ओके, तो उसके भी सभी आरओसी के सब रूल्स है, रेगुलेशन, उसको कॉम्प्लायंस करना पड़ता है। वो उसमें सर आपका मिनिमम आउट ऑफ 3 years 2 years आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ओके, यानी मिनिमम एवरेज टेन्योर क्या रहता है बिजनेस को आईपीओ में कन्वर्ट करने? आईपीओ लाने के लिए मिनिमम नेटवर्क क्राइटेरिया है 5 year। एसएमई आईपीओ के लिए अभी मैं बात कर रहा हूँ। पहले आईपीओ में मैं आपको एक अपडेट दे दूँ कि 2 तरीके के आईपीओ रहते हैं। एक एसएमई आईपीओ रहता है जो और दूसरा है मेन बोर्ड आईपीओ रहता है। ठीक है, अभी एसएमई आईपीओ के लिए अभी मैं बात करूं, अगर फर्स्ट आप जा रहे हो तो आप एसएमई बोर्ड पे जाओगे एंड देन यू गो फॉर अ मेन बोर्ड लिस्टिंग। अभी एसएमई आईपीओ की मिनिमम नेटवर्क क्राइटेरिया है 5 year सर, 5 करोड़ का। अभी आपका मिनिमम 5 करोड़ होना चाहिए और पोस्ट आईपीओ कैपिटल आपका 25 year से प्लस नहीं होना चाहिए। तो 5 करोड़ मैं बेसिक समझाता हूँ दर्शकों को कि 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए या 5 करोड़ प्रॉफिट होना? 5 करोड़ का आपका नेटवर्थ होना चाहिए सर, नेटवर्थ कैपिटल, इक्विटी यू कैन से। तो 5 करोड़ का आपको इक्विटी होना चाहिए और आफ्टर पोस्ट कैपिटल, पोस्ट आईपीओ, वो कैपिटल 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो आप वो एसएमई के क्राइटेरिया में आते हो। अगर उससे वो ज़्यादा जाता है तो आप मेन बोर्ड के लिए सीधे आपको अप्लाई करना पड़ता है। और एवरेज इक्विटी डाइल्यूशन एसएमई आईपीओज में क्या? डाइल्यूशन तो वो तो सर वो ओनर प्रमोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वो करना चाहता है सर। बट इसके अंदर मनन भाई, जैसे कि एक बिजनेसमैन कैसे अपने हिसाब से वो जज करे कि क्या वो डेप्ट वर्सेस आईपीओ, तो वो मैनेज कैसे करे वो? हाँ सर, अभी अगर एंटरप्रेन्योर है जो भी, उसको अगर डेप्ट रेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए उसके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि अगर मैं कितने साल में अगर उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाना है तो ही शुड बी गो फॉर इक्विटी।
और अगर वो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए जाना है तो आई एम सजेस्टिंग दे गो फॉर अ डेप रेजिंग, क्योंकि वो मेरा वर्किंग कैपिटल है, वो कुछ ही साल में मैं उसको रिपे कर दूंगा और जो भी प्रॉफिट रहेगा वो मेरा ही रहेगा. सो आई एम पेइंग सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट पोर्शन on the debt raising, and whatever the profit I gain in the organization, that remains with me. So the equity holders. So, and if I want to go for a expansion of my business, so I need to raise the capital. So I'm suggesting for the equity raising. तो उसमें क्या रहता है सर कि मेरा अगर बड़ा एक्सपेंसर करना है, 50 करोड़ 100 करोड़ का एक्सपेंसर, पूरा फैक्ट्री सेटअप करना है, तो उसके लिए मुझे बड़ा पैसा चाहिए. तो वो फैक्ट्री सेटअप हुए उसके बाद उसके लिए भी 2-3 साल लग जाएंगे, उसके साल उसको रनिंग करने में भी दूसरा 1 साल लग जाएगा. तो तब तक मैं डेट रेस करके ये पैसा अगर मैंने उठाया है, तो वो मेरा इंटरेस्ट में ही मेरा पूरा जो मैं अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा. तो उसके लिए मैं इक्विटी रेस करने के लिए प्रीफर करूँगा. आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, उसका ब्रेक इवन पॉइंट आने के बाद उसको आप वो गेन करना शुरू हो जाएगा. तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऊपर इंटरेस्ट का लोड कभी भी नहीं रहेगा. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन, अगर मैं एक प्राइवेट बंदे से इक्विटी डाइल्यूट करके डेप ले रहा हूँ, यानी कि इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, और वर्सेस बैंक से मैंने लोन लेके लायबिलिटी ली है, तो आईपीओ में ये दो सर्टेन जो ऑप्शंस है उसमें से कौन सा बेटर रहता है? बैंक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, यानी कि बोरोइंग ज़्यादा अच्छा रहेगा, या एक प्राइवेट सर इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस सर. अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का कम है तो आई एम सजेस्टिंग गो फॉर बैंक. एंड अगर पर्सनल है, जो कैपिटल वेंचरिस्ट जैसे रहते हैं जो मार्केट में है, तो वो अगर आपके साथ अगर इक्विटी ही लाके पैसा लाके वो आप कर रहे हो, तो आई एम सजेस्टिंग गो फॉर दैम. अगर वो इंटरेस्ट पे चार्ज नहीं ला रहा है पैसा, वो कैपिटल से ला रहा है, तो आई एम सजेस्टिंग गो फॉर दैम. तो मनन भाई, बेसिकली जब स्टार्टअप यान आज इंडिया में एक पहले से इतने सालों से जो बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे इंडिया में एक अभी इतना अवेयरनेस नहीं बढ़ा है, तो धंधे के लिए बैंक लोन ही समझते हैं लोग. प्राइवेट इक्विटी रेस करना या सीवी रेस करना या एफडीआई लाना, उतना डिटेल में कोई अभी तक उतना नहीं होता सबके पास नॉलेज. तो बैंक के साथ जब हम बोरोइंग करते हैं, तो एक स्टार्टअप यान जब अपना बिजनेस चालू करता है, तो वो बोरोइंग जब करता है या डेप्ट उठाता है बैंक से, तो कई बार विद कोलेटरल, विदाउट कोलेटरल, एनबीएफसी के भी अलग अलग जुगाड़ है. तो उस समय में स्टार्टअप यान किस तरह से चूज करे कि मैं किस तरह से बैंक से लोन लूँ? सर उसके लिए पहले आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वो एकदम से सही होने चाहिए. अगर आपको इफ़ यू आर गोइंग फॉर फंड रेजिंग, तो आज मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी किस तरह से काम कर रही है? तो वो आपका जो ऑडिट रिपोर्ट रहेगा, तो वही आपका ट्रू एंड फेयर व्यू है सर. वही आपका मिरर इमेज है. जो आप बता रहे हो किसी को मेरा बिजनेस ये करता है, ये वो करता है, तो उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा सर. यू हैव टू शो देम योर बैलेंस शीट. सो इफ दे आर रिफरिंग योर बैलेंस शीट, तो दे कैन जस्टिफाई योर कैश फ्लो. तो कैश फ्लो के ऊपर से वो कोई भी आदमी जस्टिफाई कर सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की इनकम कितनी है, और मैं इतना पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो हाउ मच आई गेटिंग माई रिटर्न. तो ROI के बेस पे ही कोई इसको जज कर सकता है सर. तो अगर आपको डेप रेज करना है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जाओ. अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है ना सर, तो कोई भी बैंक और कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा नहीं लगाने वाला है सर. और ये अपना बात निकला है नीरज जी, तो आपके ऑडियंस को भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में आज 100+ पॉपुलेशन है सर, 100 CR+. ठीक है, और आज रिटर्न हम जितने लोग भर रहे हैं ना सर, वो 8 से 9 करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं सर. ठीक है, तो मैं हर एक को पर्सनली तो नहीं जाके बोल सकता, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि ऑल एंड एवरी इंडिविजुअल शुड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न. सो in future, if they want to expand their businesses, nobody is going to take them, going to give a loan to them if they want to expand. तो वो उस टाइम पे अगर वो मार्केट से पर्सनल लोन अगर पैसा बोरो करने के लिए जाएगा ना, तो सर उसको 2% पर मंथ के इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगा, या मे बी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, आई डोंट नो. बट अगर वही चीज़ उसने अगर रेगुलराइज रोड मैप से अगर प्लान की हुई है, तो उसको बिलो 1% पर मंथ से भी बैंक से वो फाइनेंस ले सकता है.
तो दोस्तों आज आपने काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त की है फाइनेंस के रिलेटेड, जीएसटी के रिलेटेड, बुक कीपिंग्स, अकाउंट्स के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना चाहिए, लायबिलिटी मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए, बोरोइंग, लैंडिंग, आईपीओ, काफ़ी सारा नॉलेज आज हमने देखा है। आप यही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।